नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। चले जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। सोमवार को बसंत पंचमी के अवसर पर राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ के दर्शन और पूजन के लिए सुबह से ही मंदिर पहुंचने लगे थे। इस दिन विशेष रूप से तिलक उत्सव का आयोजन होता है, जो हिंदू तिथि के अनुसार मनाया जाता है और इसे लेकर भी मंदिर में भारी भीड़ उमड़ती है। श्रद्धालुओं ने श्रद्धा और आस्था के साथ बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। इसके अलावा आगामी 26 फरवरी को महाशिवरात्रि महोत्सव भी है, जिसे लेकर हर साल पहाड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ता है। महाशिवरात्रि के आयोजन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां भी जोरों पर है। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने भी पहाड़ी मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की और पूजा समिति के अधिकारियों के साथ महाशिवरात्रि के आयोजन को लेकर विस्तृत चर्चा की। इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के आयोजन को लेकर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े और वे इस भव्य आयोजन का हिस्सा बन सके। यहाँ तो इंतजाम और पूजा के लिए भी आए थे। आज पूजा भी है बसंत पंचमी के अवसर से, तो उसके लिए भी हम यहाँ के मंदिर समिति के लोगों से शुभकामनाएं। तो महाशिवरात्रि का भी जो तैयारी बैठक करने वाले हैं, इसके संबंध में हम लोगों ने अवश्य चर्चा की यहाँ के मंदिर समिति पदाधिकारी। ये जो यात्रा जो निकलेगी वो बहुत एक अच्छा भव्य तरीके से और बिना कोई समस्या से निकले, इसलिए हम लोग जो तैयारियों का जो बैठक जो करेंगे 1-2 दिन में, तो उसमें उसका रूपरेखा हम लोग बनाएंगे। आज के दिन ही बसंत पंचमी के दिन बाबा भोलेनाथ का तिलक उत्सव मनाया जाता है। उसमें शिव जी का तिलक चढ़ता है और महाशिवरात्रि के दिन उनका विवाह होता है। वही आज जो है बाबा भोलेनाथ पहाड़ी नाथ का जो है तिलक चढ़ाया जा रहा है और बाद में जो है 26 फरवरी 2025 को उनका विवाह होगा महाशिवरात्रि के दिन। इधर बसंत पंचमी के पावन अवसर पर रांची स्थित रांची कॉलेज के विभिन्न छात्रावासों में सरस्वती पूजा धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान वातावरण उत्साह और श्रद्धा से भर गया। छात्रावासों में स्थापित मां सरस्वती की प्रतिमा पर विधिवत पूजा अर्चना किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने बड़ी श्रद्धा से भाग लिया। पूजा के बाद उपस्थित श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद के रूप में बूंदी का वितरण किया गया, जिसे सभी ने प्रसन्नता के साथ ग्रहण किया। स्थानीय विधायक सीपी सिंह भी इस मौके पर रांची कॉलेज पहुंचे। उन्होंने विद्या की देवी मां सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त किया और छात्रों को अपने आशीर्वचनों से संबोधित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। विधायक ने छात्रों को शिक्षा के महत्व के बारे में समझाते हुए उनके जीवन में सफलता की शुभकामनाएं दी। इसके अलावा राजधानी रांची के अन्य शैक्षणिक संस्थानों में भी बसंत पंचमी के अवसर पर पूरे उत्साह के साथ मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई, जिससे पूरे शहर में एक धार्मिक और सांस्कृतिक माहौल बना रहा। और मैं शिक्षा और संचार में इसी की कामना करता हूं। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के छात्रावास प्रांगण में सभी मां शारदे का भक्तों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। और पिछले 50 वर्षों से लगातार छात्रावास के छात्रों के द्वारा मां शारदे का पूजन किया जा रहा है और इस भव्य आयोजन के साथ पूरे रांची वासियों का मां शारदे का दर्शन करने का सौभाग्य प्रदान करती है। और पूरे रांची के जितने भी नागरिक हैं, मां शारदे के भक्त हैं, उन सभी से आग्रह करते हुए आए और हमारे पूजा प्रांगण में आकर मां शारदे का आशीर्वाद प्राप्त करें और इस भव्य पूजा पंडाल का लाभ लें।
इधर रांची के रिम्स परिसर में इस बार भी सरस्वती पूजा बड़े ही सादगी और उल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने रिम्स परिसर स्थित सरस्वती माता के पूजा स्थल में जाकर श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की और राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने मां सरस्वती से आशीर्वाद लिया और समाज में सुख शांति की प्रार्थना की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस पूजा का उद्देश्य केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि ये समाज में आपसी सौहार्द और भाईचारे का संदेश भी है। बचपन से ही उन्होंने और उनके परिवार ने मां सरस्वती की पूजा में सक्रिय भागीदारी निभाई है और ये परंपरा आज भी जारी है। देखिए, मां सरस्वती सब में बसती है और विद्या की देवी है। हम लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं और आज मैं भी यहाँ आया हूँ। मैंने एक मैसेज दिया है कि हम लोग मिलजुल कर रहते हैं यहाँ, आपसी भाईचारे को हम लोग और मजबूत करेंगे। हमारे डायरेक्टर साहब ने एक नोटिस निकाला था तो यहाँ की सेफ्टी के उसको कुछ मीडिया ने गलत तरीके से पेश किया। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, ये हमारा संस्था है, हमारे यहाँ बच्चे रहते हैं, हमारी बच्चियाँ पढ़ती हैं, उनकी सेफ्टी में कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करें। उसको देखते हुए डायरेक्टर साहब ने निकाला था तो मैंने कहा कि नहीं, एक तो मुस्लिम मंत्री है, उसके बाद आप कोई आदेश निकालेगा तो ये लोग गलत तरीके से पेश कर देगा। ट्वीट के एक्सपर्ट लोग हैं यहाँ, फट से ट्वीट कर देते हैं, लेकिन ये जानते नहीं है। मैंने कहा कि कोई ट्वीट करे, कोई क्या लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ की सेफ्टी मेरी प्राथमिकता है। हमारे बच्चे पढ़ते हैं यहाँ, सिंगल रहते हैं, माँ बाप को छोड़ के यहाँ सरस्वती पूजा और उसको अगर आप सेफ नहीं रखेंगे, एक डॉक्टर को सेफ नहीं रखेंगे तो हमें लगता है कि दर्शन के बाद सभी इधर जमशेदपुर के एग्रीको स्थित विधायक पूर्णिमा साहू की कैंप कार्यालय में आधार कार्ड से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए 5 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन सोमवार को विधायक पूर्णिमा साहू ने विधिवत रूप से किया। इस शिविर में बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया और अपनी आधार से जुड़ी समस्याओं का समाधान करवाया। मौके पर मौजूद विधायक पूर्णिमा साहू ने कहा कि इस शिविर का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रवासियों को आधार कार्ड से जुड़ी सारी सुविधाएं और मदद प्रदान करना है, ताकि कोई भी नागरिक इस महत्वपूर्ण सेवा से वंचित न रहे। विधायक प्रतिनिधि गुंजन यादव ने बताया कि पहले आधार कार्ड में त्रुटियों को दूर करने के लिए मानगो जाना पड़ता था, लेकिन अब उनके क्षेत्र में ही समस्या का समाधान हो सकेगा। उन्होंने आशा जताई कि आने वाले समय में ये व्यवस्था जारी रहेगी। 5 दिनों तक चलने वाला ये शिविर लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा और इस तरह के आयोजनों से नागरिकों की समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा। नंबर का फॉर्म का भी उन्होंने वितरण बाबूडी में शुरू कराया और आधार कार्ड करेक्शन के लिए उच्च स्तरीय अधिकारियों से उन्होंने बात करके यहाँ आधार कार्ड करेक्शन का कैंप 1 हफ्ते का खुला है, जो आज देख सकते हैं कि कितने पब्लिक यहाँ आ रहे हैं जो इस आधार कार्ड का लाभ ले रहे हैं। कल तक इस आधार कार्ड करेक्शन के लिए लोगों को मानगो जाना पड़ता था आधार करेक्शन सेंटर। आज जमशेदपुर पूर्वी की जनता अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने एग्रीको विधायक के कार्यालय के समक्ष आकर के अपने आधार कार्ड का करेक्शन को करवा रहे हैं। इधर सरायकेला जिला की गमरिया कोलाबीरा मैदान में आदिवासी तिलका फुटबॉल एसोसिएशन सिंहभूम द्वारा आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट का रविवार को समापन हो गया। 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि वाली कोल्हान की सबसे बड़ी 2 दिवसीय इस प्रतियोगिता में हजारों की भीड़ उमड़ी। जानते कि बड़ा मुकाबला है। रविवार देर शाम हुए फाइनल मैच की विजेता रही के मार्ट कर्मीनगर मुड़िया सरायकेला की टीम ने 6 लाख इनामी राशि पर कब्जा जमाया। विजेता टीम ने चांडिल की बम बम भोले टीम को परास्त कर खिताब और इनामी राशि अपने नाम किया। फाइनल मैच प्रतियोगिता में उप विजेता टीम चांडिल की बम बम भोले को 4 लाख, थर्ड रनर अप नेताजी स्पोर्टिंग को 2 लाख, फोर्थ रनर टीम साहिल स्पोर्टिंग को भी 2 लाख इनाम के तौर पर दिए गए, जबकि 1 लाख व्यक्तिगत इनाम के तौर पर दिए गए। 2 दिनों तक चले इस फुटबॉल टूर्नामेंट प्रतियोगिता में नाइजीरियन खिलाड़ियों ने भी शिरकत की थी। 2 दिनों तक कोलाबीरा फुटबॉल मैदान में लाखों की भीड़ रोचक फुटबॉल मुकाबले को देखने जमी रही। इस टूर्नामेंट में कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया था। इस बार इस टूर्नामेंट में दक्षिण अफ्रीका, घाना, युगांडा और आइवरी कोस्ट के खिलाड़ी आकर्षण का केंद्र थे। फोर्थ पोजीशन से साहिल स्पोर्टिंग चंदर तेरा 5 लोग के लिए ऐसे पैसा गुनते बहुत शुक्रिया केमाट करीमनगर बुढ़िया।
उद्देश्य ये है कि ये 1988 से होते हुए आ रहा था तिलका माझी ट्रॉफी का नाम से। बीच में कुछ कारण से ये बंद हो गया था, बस उसी को लेके हम लोग इसको आगे कर रहे हैं। तिलका माझी के नाम से ही प्रोग्राम होते आया है और उस नाम को हम लोग दोबारा इस जगह पर कायम किए हैं कि उन्हीं का नाम से ये प्रोग्राम सब हम लोग का हर जगह के थे। 3 फॉरेनर जो विदेश से भी आए थे, हर टीम में थे, बंगाल से भी थे, झारखंड से भी थे, उड़ीसा से भी थे, काफ़ी अगल बगल जो स्टेट है सब जगह से लगभग टीम आए। और सरायकेला जिला के कमरिया थाना क्षेत्र में रविवार देर शाम करीब 8 बजे केरला पब्लिक स्कूल के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में 17 वर्षीय केशव महतो की मौत हो गई। तेज रफ्तार अज्ञात बुलेरो ने पैदल सड़क पार कर रहे छात्र को टक्कर मार दी और कई मीटर तक घसीटते हुए ले गया। हादसे के बाद बुलेरो चालक घटनास्थल से फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि केशव महतो ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकला था, तभी ये हादसा हुआ। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को घटना की सूचना दी। तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद लेकर पैसेंजर ऑटो से घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार केशव महतो अपने शिक्षक पिता का इकलौता बेटा था। वह मूल रूप से छोटा बड़ा मारी का रहने वाला था, लेकिन वर्तमान में उसका परिवार केरला पब्लिक स्कूल के पीछे रहता था। उसके पिता दुर्गाचरण महतो पेशे से एक सरकारी शिक्षक हैं। घटना के बाद गम्हरिया पुलिस फरार बुलेरो चालक की तलाश के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिला के हाता चौक के समीप नेशनल हाईवे किनारे कई दुकानदारों ने अतिक्रमण कर लिया है। यहां दुकानदारों ने अपनी दुकानों को जरूरत से ज्यादा सड़क पर बढ़ा दिया है, जिससे सड़क से आवाजाही में समस्या उत्पन्न हो रही है। इस अतिक्रमण को लेकर पोटका थाना प्रभारी रवि होनहागा अपने दलबल के साथ हाता चौक पहुंचे और दुकानदारों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि आप सभी अपनी दुकानों को जहां तक हो सके पीछे करें, ताकि सड़क पर वाहनों की आवाजाही में कोई परेशानी ना हो। यदि सुधार नहीं होता है तो और सड़क पर वाहनों को खड़ा किया जाता है तो पुलिस विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। थाना प्रभारी ने कहा कि हाता चौक में वाहनों की भारी संख्या में आवाजाही होती है, जिससे अक्सर जाम की स्थिति बनती है और दुर्घटनाओं की संभावना भी रहती है। इसलिए सड़क पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके और यातायात सामान्य रूप से चलता रहे। सड़क है, सड़क आपका चाईबासा उड़ीसा और जमशेदपुर को जोड़ती है, मुख्य सड़क नेशनल हाईवे। यहाँ पर लोग दुकानदार बहुत पहले से व्यवस्था बना कर रखे हैं। सड़क के किनारे सड़क से सटा होकर के दुकान लगाते हैं। इससे जो है अगल बगल के लोगों को बहुत परेशानी होता है, गाड़ी खड़ा करने में, आवागमन में आम जनता का बहुत परेशानी हो रही है। इसको हम लोगों ने देखा है। इसे देखते हुए हम लोग अभी शुरुआती दौर पर हम लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर वो लोग नहीं मानेंगे तो फिर हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे और अतिक्रमण हटाने का प्रयास। जमशेदपुर के मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी सुरभि शाखा की ओर से रविवार को साकची स्थित श्री महालक्ष्मी मंदिर परिसर में एक भव्य सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इसमें 5 जोड़ों की शादी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार संपन्न कराई गई। इस खास मौके पर उन जोड़ों को उनके जीवन यापन के लिए आवश्यक सामान उपहार स्वरूप भेंट किए गए। सुरभि शाखा द्वारा पिछले 1 महीने से इस सामूहिक विवाह की तैयारी की जा रही थी, ताकि ये आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। इस आयोजन का उद्देश्य उन निर्धन परिवारों के बच्चों का विवाह कर उन्हें खुशी देना और उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करना था। समारोह के दौरान सभी जोड़ों को गृहस्थी के सामान जैसे बर्तन, कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुएं भेंट की गई। इसके साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आशीर्वाद भी दिया गया। सुरभि शाखा की ओर से लगातार इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं, जिनसे समाज में सकारात्मक बदलाव आए और जरूरतमंद परिवारों को सहयोग मिले। मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी सुरभि शाखा का ये प्रयास उन परिवारों के लिए एक बड़ी मदद साबित हुआ है, जिन्हें सामान्यतः सामर्थ्य की कमी के कारण अपने बच्चों का विवाह कराने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मंदिर में आप देख सकते हैं उनको काफ़ी ज़रूरतमंद की सामानें भी शाखा द्वारा उपलब्ध कराई गई है। 11 साड़ी, 5 धोती, 5 चद्दर है, मिक्सी है,
आयरन है, पंखा है, पलंग है, अलमीरा है, तकिया है और बहुत सारी ज़रूरत की सामान है, जो रोज़ की जो ज़रूरत है, बर्तन है, जो भी घरेलू सामान बेटी को देना चाहिए वो मारवाड़ी युवा मंच सर्वी शाखा द्वारा आज प्रदान किया जा रहा है। और हमारे सब शाखाओं के जितने सदस्य हैं सब एक महीने से लगे हुए इस कार्यक्रम को भव्य रूप से आयोजन करने के लिए। और आप जैसा देख सकते हैं कि 5 जो जोड़ा जोड़ी है वो 18 वर्ष से ऊपर है और 21 वर्ष से ऊपर ही है। वो ध्यान रखते हुए आधार कार्ड मंगा के ही सब पुष्टि के बाद ही हमने उनका विवाह संपन्न कराने का निर्णय लिया है। और आज इस भव्य मंदिर में, महालक्ष्मी मंदिर में, इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। और क्रीड़ा भारती की ओर से आगामी 8 से 9 फरवरी को जमशेदपुर के टीन प्लेस स्टेडियम में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में 13 पुरुष और 12 महिला टीमों के बीच मुकाबले होंगे, जिनमें राज्य भर के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। क्रीड़ा भारती ने इस प्रतियोगिता की तैयारियों को लेकर केबुल टाउन स्थित अपने कार्यालय में एक अहम बैठक आयोजित की। बैठक में आयोजन की रणनीतियों और व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। इस अवसर पर क्रीड़ा भारती के शिवशंकर सिंह ने बताया कि उनका प्रयास है कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से आदिवासी समुदाय के बच्चों और युवाओं को खेल के क्षेत्र में अपना स्थान बनाने का अवसर मिले और कबड्डी जैसे पारंपरिक खेलों को बढ़ावा मिले। क्रीड़ा भारती का उद्देश्य इस प्रतियोगिता के जरिए न केवल कबड्डी को लोकप्रिय बनाना है, बल्कि आदिवासी युवाओं को खेलों में उत्कृष्ट प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना है। इसके अलावा यह आयोजन देसी खेलों को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों को इससे जोड़ने का एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। आज हम सभी लोग आगामी 8 और 9 फरवरी को राज्य स्तरीय कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन जो जमशेदपुर महानगर क्रीड़ा भारती के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है। और इस बार बहुत ही हर्ष के साथ ये बताना पड़ रहा है कि इस बार जमशेदपुर महानगर को ये राज्य स्तरीय खेल करवाने का, कबड्डी का टूर्नामेंट करवाने का अवसर मिला है। इसके लिए प्रांत के सभी अधिकारी सहित राजीव जी को अपने जिला कमेटी की ओर से उनका धन्यवाद देते हैं कि आपने अवसर दिया जमशेदपुर महानगर को कबड्डी कराने के लिए। मुख्य रूप से इसमें लगभग 13 टीम जो लड़कों का होगा, बॉयज टीम हो कहते हैं, और 12 टीम बच्चियों का होगा, जो कि अनेक जिला से, लगभग सभी जिला से बच्चे और बच्चियां अपने टीम के माध्यम से टीम को लेकर यहाँ आएंगे और ये 2 दिवसीय खेल आयोजन किया गया है। भारत रंग महोत्सव 2025 का उद्घाटन रविवार को रांची के डोरंडा स्थित शौर्य सभागार में हुआ। यह आयोजन एनएसडी और झारखंड कला संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। इस अवसर पर 2 नाटक वीर बिरसा और पति गैरे काठियावाड़ का मंचन किया गया। नाटक को उपस्थित दर्शकों ने भरपूर सराहा। ये महोत्सव आगामी 7 फरवरी तक चलेगा, जिसमें झारखंड, दिल्ली, असम, भोपाल, बंगाल और गुवाहाटी जैसे विभिन्न स्थानों से आए नाट्य संस्थान द्वारा नाटक प्रस्तुत किए जाएंगे। हर दिन एक नया नाटक मंचित किया जाएगा, जो भारतीय रंगमंच की विविधता को उजागर करेगा। कार्यक्रम में रंगमंच प्रेमियों और कला के जानकारों की एक बड़ी संख्या उपस्थित रही, जिन्होंने कलाकारों की उत्कृष्ट प्रस्तुति की सराहा की। महोत्सव के आयोजकों ने इसे रंगमंच के क्षेत्र में एक अहम कदम बताते हुए इसके माध्यम से कलाकारों को नए अवसर प्रदान करने की बात कही। बता दें कि दोनों नाटक वीर बिरसा और पति गैरे काठियावाड़ समाज में संघर्ष और बदलाव की आवश्यकता को दिखाते हैं। वीर बिरसा स्वतंत्रता संग्राम और समाज के अधिकारों के लिए संघर्ष को उजागर करता है, जबकि पति गैरे काठियावाड़ पारिवारिक और सांस्कृतिक संघर्षों को प्रस्तुत करता है, जो पारंपरिक और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाने की चुनौती को दर्शाता है। की प्रस्तुति ने दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ने का अवसर प्रदान किया। ये खास उद्देश्य से है क्योंकि भारतीय संस्कृति को भी बढ़ावा देगा और हमारे दूर रिमोट एरिया में जो लोग काम कर रहे हैं उसको एक ऐसे प्लेटफॉर्म में लाके उनको मौका मिलना चाहिए। इस उद्देश्य से हमने शुरू किया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक आइडेंटिटी है और एक प्रोग्राम है जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा
1999 से शुरू करके आज तक कंटिन्यूसली चलाता आ रहा है और इसका ये 24th चैप्टर है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिला के पोटका थाना क्षेत्र के मतकमडी गांव में आयोजित टुसू मेला के दौरान रविवार को दो पक्षों के बीच आपसी विवाद में जमकर मारपीट हो गई। इस घटना में 3 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में कराया गया। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के बीच विवाद को शांत कराया। घायलों में शामिल गणेश टुड्डू को सीएचसी अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि 2 अन्य घायलों को हल्की चोटें आई हैं। गणेश टुड्डू के बयान पर पोटका थाना में एक लिखित शिकायत दर्ज की गई है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और कार्रवाई कर रही है। इस घटना के बाद गाँव में कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बना, लेकिन पुलिस ने हस्तक्षेप से स्थिति नियंत्रण में आई। कल से जो है कि वहाँ पे एक टुसू मेला चल रहा था मतकमडी चिड़ा मिल में, और यहाँ तो जितना भी मकर संक्रांति के बाद हम लोग का पोटका में जहाँ जहाँ मेला होता है टुसू मेला, सब जगह जुहाड़ी हाड़ा डब्बा बंद किया हुआ है। और वहाँ जो एक जुहाड़ी जो है कि जबरन वो मैंने हाड़ा डब्बा बैठाया था, कल भी बैठाया था और आज भी बैठाया था। तो हम तो थे नहीं, बाद में हमको सूचना मिला कि फ़ोन करके बताया कि नहीं कि कार्तिक टुडू को वहाँ मारपीट हो रहा, तो उसका भाई जब बीच बचाव करने आया, इसको डंडा से और कुर्सी उर्सी से इसका सर फोड़ दिया। 3 जन को घायल किया है, 2 जन हल्का चोट है और इसका सर में 7-8 टका लगा है। और पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका स्थित बैंगनडी गांव में झुंड से बिछड़े एक हाथी ने रविवार रात जमकर उत्पात मचाया। हाथी कर्मी सोरेन के घर में रखा 10 मन धान और बाजार में बेचने के लिए रखी सब्जियों को चट कर गया। उसने घर के दरवाजे को भी तोड़ने की कोशिश की और 2 घरों के एस्बेस्टस को भी नुकसान पहुंचाया। इस घटना से ग्रामीण महिला कर्मी सोरेन और उनके परिवार को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है। कर्मी सोरेन ने बताया कि वो सब्जी बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करती थी और घर में रखा धान भी अब हाथी ने खा लिया। इससे उनके समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। उन्होंने वन विभाग से मुआवजे की मांग की है ताकि उनके परिवार की आजीविका की पुनः व्यवस्था की जा सके। घटना के बाद रात को वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथी की तलाश शुरू की, लेकिन हाथी का कोई पता नहीं चल सका। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। कर्मी सोरेन ने यह भी बताया कि जब हाथी घर में पहुंचा तब उनकी 10 वर्षीय पुत्री घर पर अकेली थी, जो हाथी को देखकर डर गई, लेकिन किसी तरह उसने अपनी जान बचाई। स्थानीय निवासियों ने भी इस प्रकार की घटनाओं पर चिंता जताई है और सुरक्षा उपायों के लिए प्रशासन से तत्काल कदम उठाने की अपील की है। हाथी शाम को आया था करीब 6-7:30 बजे, आके धान खाया, लोगों का 10 मन जैसा धान खाया, सब्जी उब्जी खाया, सब्जी का बिजनेस करता है और दरवाजा भी ठेला वो भी तोड़ दिया, एस्बेस्टस भी दोनों घर का तोड़ दिया। लोग सब्जी उब्जी बिजनेस करता है। वन विभाग भी आया और लोग भी देखा और देख के गया और वो वन विभाग से कुछ सहयोग मिलना चाहिए। किलो धान 10 मन खाई लो और सब्जी गिला जहाँ किछु अच्छे सकल खाई लो और 2टा घर बेस्टा गिला भांग लो और दरवाजाटा और सब्जी बिजनेस करी আমরা ঘরে ছিলে নেই আমরা। इस सरायकेला जिला मुख्यालय के टाउन हॉल में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा दिवस के अवसर पर संगोष्ठी से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में मनरेगा योजना के तहत किए गए अच्छे कामों के लिए किसानों, कर्मचारियों और पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। इसमें खासतौर पर मनरेगा योजना के तहत 100 दिन कार्य पूरा करने वाले श्रमिकों को भी सम्मानित किया गया, जिन्होंने इस योजना में योगदान दिया। कार्यक्रम में मौजूद मुख्य अतिथि जिला परिषद के अध्यक्ष सोनाराम बोदरा ने अपने संबोधन में मनरेगा योजना की सफलता और उसकी प्रभावशीलता पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना सिर्फ एक रोजगार योजना नहीं है, बल्कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुकी है। इस योजना के तहत न केवल श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है, बल्कि जल संचयन, बागबानी और अन्य विकासात्मक कार्यों के माध्यम से गांव में स्थायी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस योजना के द्वारा किसानों को भी नए अवसर मिल रहे हैं, जैसे कि बागबानी और जल संचयन परियोजनाओं से उनकी खेती को लाभ हो रहा है। ये योजना न केवल गांव में बुनियादी ढांचे को मजबूती दे रही है, बल्कि इसमें श्रमिकों की भागीदारी से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक बदलाव भी आ रहे हैं। से राजनगर से मेरा निवेदन
इधर बसंत पंचमी का पर्व इस वर्ष आदित्यपुर में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में श्रद्धा और उल्लास के साथ मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई। आदित्यपुर स्थित दक्षा इंस्टीट्यूट और LIG मैदान में विशेष पूजा आयोजनों ने इस दिन को और भी खास बना दिया। आदित्यपुर के 2 रोड नंबर 4 से दक्षा इंस्टीट्यूट में विद्या की देवी की पूजा का आयोजन किया गया। यहाँ पर विधि पूर्वक मां सरस्वती की मूर्ति स्थापित कर पूजा अर्चना की गई। छात्र छात्राओं द्वारा हवन पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद महाभोग प्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर शिक्षिका शांति कुमारी ने बताया कि यह आयोजन प्रतिवर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ धूमधाम से मनाया जाता है। इंस्टीट्यूट का नाम है दक्षा इंस्टीट्यूट और यहाँ पर JEE मेंस और साथ स्कूल में भी जो बच्चों को पढ़ाई होती है उन सब के बारे में यहाँ पर टीचर्स हैं, प्रोफेशनल टीचर्स जो कि सबको बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट विद्या से रिलेटेड है और विद्या का सबसे बड़ा जो देवी होती है वो सरस्वती देवी होती है। तो आज सरस्वती देवी के साथ हम लोग यहाँ पूजा कर रहे हैं। सारे बच्चे और बच्चे के पेरेंट्स और टीचर्स यहाँ आज उपस्थित हैं। हम लोगों ने सरस्वती पूजा किया है, पुष्पांजलि और आरती अभी हुआ है और अभी भोग वितरण हुआ। भोग खाने के बाद हम लोग प्रोग्राम करेंगे जिसमें दक्षा के जितने भी स्टूडेंट्स हैं और एक डांस और सॉन्ग के थ्रू हम सबको एंटरटेन करेंगे। वहीं आदित्यपुर 2 स्थित LIG मैदान में भी श्री श्री हंसा वाहिनी क्लब की महिला सदस्यों द्वारा भी मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई। इस क्लब की खासियत ये है कि यहाँ केवल महिलाएं ही पूजा की सभी तैयारियां करती हैं। पूजा के साथ साथ महिलाएं सामूहिक भोग का आयोजन करती हैं, जिसमें LIG फ्लैट के सभी निवासी एक साथ प्रसाद भोग में सम्मिलित होते हैं। इस आयोजन में जागरण और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जो पूजा के माहौल को और भी भव्य बना रहे थे। ये हमारे LIG फ्लैट का सरस्वती पूजा है। LIG फ्लैट के सभी महिलाएं मिलकर के हम लोग पूजा करते हैं और सब सहयोग देते हैं। उसके बाद पूजा होता है और यहाँ पर पूजा के साथ साथ हमारा जागरण होता है, बच्चों का डांस प्रोग्राम होता है, पोएम और गीत जो बच्चे गाते हैं उनके लिए भी ये प्रोग्राम होता है। 1980 से हमारा ये पूजा हो रहा है। क्या ऐसा है? 100% महिला की ही भागीदारी रहती है पूजा व्यवस्था, और बाकी बाहरी व्यवस्था हमारे यहाँ के जेंट्स लोग करते हैं। हमारा नाम संगीता झा है। भारत सरकार के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को ऑनलाइन मीडिया से संवाद करते हुए रेलवे बजट 2025 में झारखंड को मिली नई सौगातों की जानकारी दी। इस मौके पर रांची रेल मंडल के DRM कार्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें DRM जसमीत सिंह बिंद्रा खुद मौजूद थे। DRM ने बताया कि भारतीय रेलवे के वित्तीय आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष का अनुमानित पैसेंजर रेवेन्यू लगभग 80,000 करोड़ रुपए रहेगा, जबकि गुड्स रेवेन्यू का लक्ष्य 1,80,000 करोड़ रुपए है। उन्होंने बताया कि झारखंड में रेलवे के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी गई है। झारखंड में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, जो राज्य के रेलवे नेटवर्क को और भी सशक्त बना रहा है। इसके अलावा 34 प्रोजेक्ट्स राज्य में चल रहे हैं, जिनकी कुल लागत 56,494 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही राज्य के 57 प्रमुख रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। 215 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध हो चुकी है। राज्य में अब तक 12 बुलेट ट्रेन वंदे भारत का परिचालन भी शुरू हो चुका है, जो राज्यवासियों को आधुनिक यात्री सुविधाएं प्रदान कर रहा है। रेल मंत्री ने रांची, हटिया और टाटा स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने की योजना का भी ऐलान किया, जिससे इन स्टेशनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से लैस किया जाएगा। ये कदम झारखंड के रेलवे नेटवर्क को आधुनिक और विश्व स्तरीय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर DRM जसमीत सिंह बिंद्रा ने कहा कि राज्य में रेलवे के विकास कार्यों में तेजी लाई जा रही है और आने वाले समय में झारखंड के रेलवे नेटवर्क में और भी कई बदलाव देखने को मिलेंगे। डिप्लॉय होगा। 2014 से लेकर अब तक 445 रेलवे फ्लाईओवर या अंडरब्रिजेस का निर्माण किया गया है झारखंड में। कल माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा ऐतिहासिक बजट पेश किया गया, जिसमें रेलवे से रिलेटेड बहुत सारी फंड्स का प्रावधान किया गया है। एक संक्षेप में आपको बता दूं कि
पूरे भारतीय रेलवे की बात करें तो पैसेंजर रेवेन्यू इस साल हमारा होगा लगभग 80,000 करोड़ रुपया और गुड्स रेवेन्यू होगा लगभग 1,80,000 करोड़ रुपया। इस तरह से टोटल रिसीट्स हमारी भारतीय रेलवे की 2,89,000 करोड़, जो कि लगभग 9% अधिक है पिछले वर्ष के मुकाबले में। ये हमारे अनुमान लगाए गए हैं जो कि इस साल के टारगेट्स हैं। उसके अलावा नेट ऑपरेटिंग रेशियो जो रहेगी वो लगभग 98% रहेगी और इसमें ट्रैफिक थ्रूपुट के लिए लोडिंग जो रहेगी हमारी लगभग 1700 मिलियन टन्स, 1.7 बिलियन टन लोडिंग का टारगेट है इस साल का, जो साल 25-26 होगा। और 25-26 में पैसेंजर रेवेन्यू का प्रोजेक्शन है 92,800 करोड़ रुपया और गुड्स रेवेन्यू का प्रोजेक्शन है 1,88,000 करोड़ रुपया। ये तो हो गई इंडियन रेलवेज़ की एक स्नैपशॉट। अब जैसा कि आप सबका और बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर रांची में श्री शिव बारात आयोजन महासमिति पहाड़ी मंदिर और श्री पंच शिव मंदिर हिमालय परिवार द्वारा बाबा भोलेनाथ का भव्य तिलक उत्सव मनाया गया। इस खास मौके पर रातू रोड स्थित पंच मंदिर से ढोल नगाड़ों के साथ एक शानदार तिलक उत्सव शोभा यात्रा निकाली गई जो श्रद्धालुओं से भरी हुई थी। ये शोभा यात्रा पहाड़ी मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई, जहां मंदिर समिति के सदस्यों ने यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस तिलक उत्सव के अवसर पर पहाड़ी मंदिर को फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से भव्य तरीके से सजाया गया, जो मंदिर की सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। श्रद्धालु उत्साह और भक्ति भाव से शोभा यात्रा में शामिल हुए और इस मौके पर बाबा भोलेनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। उल्लेखनीय है कि त्रिलोक उत्सव के 23 दिन बाद बाबा भोलेनाथ का विवाह महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी को संपन्न होगा। इस दिन को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह और उमंग है और मंदिर परिसर में विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शिव भक्तों के लिए यह आयोजन खास महत्व रखता है और इसे लेकर शहर भर में तैयारियां जोरों पर हैं। पहाड़ी बाबा के द्वार पे आज बाबा भोलेनाथ के तिलक उत्सव का ये शुभ दिवस मनाया जा रहा है। विगत कई वर्षों से हम लोग पहाड़ी मंदिर में बाबा का तिलक उत्सव मनाते हैं और बाबा के मुख्य मंदिर में बाबा के श्रृंगार और स्नान ध्यान करने के उपरांत उनका तिलक चढ़ाया जाता है। यह श्री शिव बारात आयोजन महासमिति और पंच शिव मंदिर के तत्वाधान में यह आयोजन विगत कई वर्षों से होता आ रहा है और इसके बाद शिवरात्रि की तैयारी होती है, जो कि आने वाले 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है, जिसकी तैयारी पे हम लोग हाथ से लग गए हैं और इस बार तरह तरह की झांकियाँ, जीवंत झांकियाँ पूरे प्रदेशवासियों के बीच आएगा, जो कि एक आकर्षण और मनमोहन का केंद्र बनेगा। जमशेदपुर पुलिस ने कमर्शियल गाड़ियों को चोरी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनकी निशानदेही पर चोरी किए गए एक टाटा एस और घटना में प्रयुक्त एक स्कूटी बरामद की गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों में धतकीडी रेडियो मैदान का रहने वाला शेख रमजान, एमजीएम थाना क्षेत्र का नंदन पटनायक और जुगसलाई महतो पाड़ा रोड का अब्दुल रहीम शामिल है। सोमवार को साक्षी स्थित पीसीआर में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर सीसीआर डीएसपी मनोज ठाकुर ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 31 जनवरी को बिष्टुपुर थाना अंतर्गत धतकीडी सुलेमान टाल ए ब्लॉक से जसीम अहमद की टाटा एस गाड़ी चोरी हो गई थी। इस संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया तो सीसीटीवी में धतकीडी रेडियो मैदान के रहने वाले शेख रमजान के 2 लोगों के साथ मिलकर गाड़ी चोरी करते हुए देखा गया। इसके बाद पुलिस टीम ने सबसे पहले शेख रमजान को घर से गिरफ्तार किया। पूछताछ करने पर उसने इस घटना में शामिल 2 अन्य आरोपियों के नाम बताए, जिसके बाद पुलिस ने नंदन और अब्दुल को चोरी की गाड़ी के साथ डिमना रोड से रंगे हाथों पकड़ लिया। शेख के अनुसार वे लोग गाड़ियों की चोरी कर बंगाल में बेच देते हैं। इससे जितना भी पैसा मिलता है उसे आपस में बांट लेते हैं। फिलहाल पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 2025 को धतकीडी निवासी जसीम अहमद, इन्होंने थाने पे आके लिखित शिकायत किया कि अज्ञात चोरों के द्वारा उनकी टाटा एस, जो एक कमर्शियल मालवाहक गाड़ी होती है, उसकी अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर ली गई। ऐसी शिकायत उनके द्वारा थाने में दर्ज कराई गई। शिकायत दर्ज कराने के उपरांत प्राथमिकी दर्ज कर और पुलिस अधीक्षक साथ थाना प्रभारी के नेतृत्व में थाने के अन्य पदाधिकारियों के साथ त्वरित कार्रवाई करते हुए एक विशेष अनुसंधान और छापेमारी दल का गठन करते हुए इनके द्वारा उक्त
स्थान जहाँ से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन कर एवं अन्य जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है साक्ष्य उनके आधार पर ये निर्धारित किया गया कि एक व्यक्ति जो स्थानीय ही है वो स्कूटी से उस स्थान पर आते हुए दिखता है, जिसके द्वारा अन्य 2 लोगों के सहयोग से उस घटना को अंजाम दिलाया गया है। तदुपरांत पुनः घटनास्थल से ही सीसीटीवी फुटेज को फॉलो करते हुए पुलिस टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए और घटना में शामिल जो अभियुक्त संदिग्ध थे उनको पकड़ा गया। उन्होंने घटना में अपनी स्वीकारोक्ति दी और अपने साथ अपने अन्य 2 सहयोगियों के बारे में बताया और उनके पकड़ाने के बाद उनके निशानदेही पर डिमना रोड से चोरी की गई टाटा एस गाड़ी को सब सही सलामत स्थिति में बरामद किया गया। इस पूरी घटना और उसके उद्भेदन में बहुत ही कम समय लगा और पुलिस ने अपनी पूरी जो प्रोफेशनल स्किल है उसका परिचय दिया है। इस घटना में जो कुल गिरफ्तारी है वो 3 है। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।